Hello students, our today's topic is foreign exchange rate. Foreign exchange rate पढ़ने से पहले हम इसकी एक बेसिक टर्म foreign exchange होता है क्या उसको देखेंगे. इसकी डेफिनेशन क्या है? It refers to all the currencies other than the domestic currency of a given country. किसी भी एक given country या आपके अपने मुल्क के अलावा बकाया तमाम ममालिक की करेंसीज को आप foreign exchange बोलते हैं. ठीक है जी. Then what is foreign exchange rate? It refers to the price of one currency in terms of other currency. Next definition इसकी देखते हैं. It refers to the rate at which one currency is exchanged to the other currency. For example, इसकी example देखते हैं, आपको then दोनों definitions जो हैं उसकी clear हो जाएंगी. अगर हमने $1 परचेज करना है, डॉलर अदर करेंसी है इसलिए ये हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज है. अब हमने जब $1 परचेज करना है तो हमें पाकिस्तानी कितने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे उसकी, या आप ये कह सकते हैं कि इस $1 की प्राइस क्या है, पाक रुपीज़ में इसकी प्राइस क्या है. $1 अगर मुझे परचेज़ करना है तो लेट्स सपोज कि हमें 185 पाक रुपीज़ पे करने पड़ेंगे तो मैं $1 को परचेज़ कर सकती हूँ. इसलिए वो आपको ये कह रहा है इट रेफर्स टू द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी. या आप ये कह सकते हैं कि 185 रुपीज़ को आपने कन्वर्ट कर दिया या एक्सचेंज कर दिया दूसरी करेंसी से. अगर आप इतने पैसों को कन्वर्ट करें किसी दूसरी करेंसी के साथ तो आपको कितने डॉलर मिले, $1 मिला. तो आप इसको एक्सचेंज रेट भी बोल सकते हैं या इसको प्राइस ऑफ अदर करेंसी भी बोल सकते हैं. इसलिए इसकी सेकंड डेफिनेशन उसने दी हुई है. इट रेफर्स टू द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज्ड टू द अदर करेंसी. ठीक है जी. देन हम उसके बाद ये देखते हैं व्हाट इज़ द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज. इसकी डिमांड कौन करता है, इसकी डिमांड आती कहाँ से है, हम इसकी डिमांड क्यों करते हैं. इम्पोर्ट नंबर वन इज़, दिस इज़ नंबर वन पॉइंट, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जब हमने इम्पोर्ट्स करनी होती है गुड्स या सर्विसेज की तो हमने क्योंकि उनकी पेमेंट करनी होती है. इम्पोर्ट्स क्या है कि हम अपनी मुल्क में चीज़ों को लेकर आ रहे हैं, तो जब हमारे मुल्क में चीज़ें आएंगी तो हमें उनकी पेमेंट पे करनी है. तो उस पेमेंट के लिए हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज चाहिए होगा, तो हम डिमांड करेंगे फ़ॉरेन करेंसी की. तो हमें कब चाहिए होता है, फर्स्ट मोटिव क्या है, अगर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज की. देन लोग क्यों डिमांड करते हैं फॉरेन एक्सचेंज. सेकंड पॉइंट इज़ टूरिज़्म. अगर आपने किसी सैरो तफरी के लिए जाना है, टूरिज़्म के लिए जाना है किसी अदर कंट्री में, तब भी हमें उसी कंट्री की करेंसी चाहिए होगी, इसलिए हम डिमांड करेंगे फॉरेन एक्सचेंज की. फिर थर्ड वन इज़ यूनिलेटरल ट्रांसफ़र टू अब्रॉड. यूनिलेटरल ट्रांसफ़र टू अब्रॉड क्या है कि जैसे कि आपके कोई रिलेटिव में से कोई स्टूडेंट हैं जो बाहर के मुल्क में जाके पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ से उनको पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, तो वो इसको क्या बोलते हैं, वन साइडेड ट्रांजैक्शन. तो यूनिलेटरल ट्रांसफ़र अप टू अब्रॉड. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ परचेज ऑफ एसेट इन फॉरेन कंट्री. अगर हमने किसी फॉरेन कंट्री में कोई एसेट परचेज़ करना है, कोई प्लॉट कोई घर परचेज़ करना है, तब भी हम फॉरेन करेंसी में ही उसकी पेमेंट करेंगे, इसलिए हमें उसकी डिमांड करनी पड़ेगी, हमें वो चाहिए होगा. द लास्ट वन इज़ स्पेकुलेशन. स्पेकुलेशन के लिए भी हमें डिमांड करनी पड़ती है फॉरेन एक्सचेंज की. स्पेकुलेशन क्या है, गेम है जिसको हम उर्फ़ आम में बोलते हैं सट्टाबाजी. तो ये लोग डिमांड करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की क्योंकि उन्हें स्पेकुलेशन करनी होती है, गेम करनी होती है. स्पेकुलेशन कैसे की जाती है फॉरेन करेंसी से कि आप डॉलर को परचेज़ कर लेते हैं. जब आप देखते हैं कि डॉलर की प्राइस जो है, अभी हम जैसे कि हमने एक एग्जांपल ली कि मेरे पास $1 है और $1 जो है वो 185 रुपीज़ का है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं डॉलर परचेज़ कर लेती हूँ. जैसे ही $1 की प्राइस बढ़ जाती है, ये 200 रुपीज़ पाक रुपीज़ का हो जाएगा $1, तो मैं इसको सेल कर दूंगी और मुझे कितने का मुनाफा हो गया, मुझे $1 के पीछे ₹15 का मुनाफा हो गया. तो इस तरह से लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं, जिसको स्पेकुलेशन या गेम कहते हैं. इसके लिए भी लोगों को डिमांड करनी पड़ती है फॉरेन एक्सचेंज की. जब डॉलर सस्ता होता है या कोई और करेंसी सस्ती होती है, हम उसको होल्ड कर लेते हैं और जैसे उसकी प्राइस राइज करती है तो हम उसको सोल्ड कर देते हैं, सेल कर देते हैं. डिमांड कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज. अब हमें ये देखना है कि फ़ॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कर्व कैसे बनता है. ये आपका वाई एक्सिस है, यहाँ पर आप रेट लिखेंगे और एक्स एक्सिस पर आप डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज लिखेंगे. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अगर आप लेबल नहीं करेंगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे. और अगर हम इनका कर्व ड्रॉ करें तो इसका कर्व नॉर्मल डिमांड कर्व की तरह डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि आपके रेट में और डिमांड फॉर करेंसी में नेगेटिव रिलेशन होता है. जैसे कि मैंने ये बात यहाँ पर की कि जब रेट जो है ये रेट है कि ये कैसे डिसाइड हुआ था कि $1 जो है वो 180 रुपीज़ का है, 185 रुपीज़ का है, या $1 जो है वो 200 का है, दैट इज़ कॉल्ड रेट.
जब ये रेट कम होता है तो हम डॉलर की डिमांड को या करेंसी की डिमांड को बढ़ा देते हैं। तो मैं इसको डिमांड कर देती हूँ, डिमांड फॉर डॉलर कह लेते हैं, डिमांड फॉर डॉलर मैं बढ़ा दूँगी। और जब रेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, जब मतलब कि करेंसी ज़्यादा हो गई, तो फिर मैं उसको ख़रीदूँगी नहीं, फिर नहीं मुझे चाहिए वो, इसलिए मैं तब उस टाइम उसकी डिमांड नहीं करूँगी। तो तब लोग डिमांड नहीं करते, मतलब उसको ख़रीदते नहीं हैं। डिमांड का मतलब है कि लोग क्यों परचेज़ करते हैं, क्यों मांगते हैं डॉलर्स। और ये ऊपर सारे मोटिव्स थे जो कि भी हमने पहले डिस्कस किए हैं। ये मोटिव्स हैं कि लोगों को फॉरेन करेंसी जो है वो क्यों चाहिए, उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या मोटिव्स हो सकते हैं। इसी तरह से इसी मोटिव को माइंड में रखते हुए जो भी हमने लास्ट वाली बात की है, ये डिमांड फॉर एक्सचेंज जो है, एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज, ये स्पेकुलेशन से ज़्यादा समझ आती है। ये इसी के कॉन्सेप्ट को लेके ये डिमांड कर्व बनाया हुआ है कि जब हमारा रेट जो है वो कम होगा तब हम उसको डिमांड करेंगे, क्योंकि हमने उसको होल्ड करना है, हमने उसका स्टॉक करना है। और जब उसका रेट हाई हो जाएगा तो तब हम उसको डिमांड नहीं करते, बल्कि हम उसको बेच देते हैं, हम उसको सेल कर देते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो ये डिमांड कर्व जो है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। और यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारा रेट जो है ये इंक्रीज़ कर जाता है, यही जो मैंने अब आपको यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन दिखाया, आप वो नेगेटिव रिलेशन डायग्राम में भी शो करवा सकते हैं कि रेट जो है वो इंक्रीज़ हुआ, वो R से R1 हुआ, तो R1 पर आपकी डिमांड जो है वो Q1 हो गई, और एंड Q1 इज़ लेसर देन Q, ये उससे पीछे है, ये ओरिजिन के पास है, इसलिए ये उससे छोटा है। तो जैसे ही आपका रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो बढ़ा तो आपने डिमांड को कम कर दिया। या हम एक अदर एग्जांपल लेते हैं कि अगर मेरा रेट जो है इस R से कम हो जाता, R से R2 हो जाता, रेट कम हो जाता, तो अगर आप देखो तो आपकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ करेगी, Q से वो Q2 हो जानी है। सो ये नेगेटिव रिलेशनशिप है, इसीलिए डिमांड कर्व जो है फॉरेन एक्सचेंज का ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। देन हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ फॉरेन एक्सचेंज एंड इट्स सप्लाई। अब इसकी सप्लाई कहाँ से आती है, हमारे मुल्क में आता कहाँ से है, किसी भी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आता कहाँ से है, उसके क्या पर्पज़ होते हैं, किस तरह से फॉरेन एक्सचेंज इकट्ठा किया जाता है। तो फर्स्ट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब आपके मुल्क में एक्सपोर्ट्स होती हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, एक्सपोर्ट का क्या मतलब है कि आपके मुल्क से चीज़ें दूसरी कंट्री में जा रही हैं, गुड्स जा रही हैं, सर्विसेज जा रही हैं। जब चीज़ें जा रही हैं तो उनकी पेमेंट अब आपकी कंट्री में आ रही है, तो आपकी कंट्री में जब उनकी पेमेंट आ रही है तो उनकी सप्लाई बढ़ रही है आपकी कंट्री में। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कि आपकी कंट्री में अदर करेंसी की इनफ्लो कितना है। तो ये एक्सपोर्ट जैसे जैसे बढ़ती जाती है, आपके पास दूसरी करेंसी जो है उसका इनफ्लो बढ़ता जाता है। तो फर्स्ट और फॉर मोस्ट रीज़न जो है इसका वो आपके एक्सपोर्ट्स हैं। देन फॉरेन रेमिटेंस होती है, आपके कुछ फैमिली मेम्बर्स जो हैं जैसे कि वो बाहर किसी कंट्री में रह रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वहाँ से पैसा आपके मुल्क में भिजवाते हैं, उससे भी आपके मुल्क में इनफ्लो जो है या सप्लाई जो है दूसरी करेंसी की वो बढ़ती है। देन थर्ड वन इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम FDI बोलते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है कि बाहर से दूसरी ममालिक से डिफरेंट फर्म्स जो हैं वो आपके मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करती हैं, आकर अपनी कोई फैक्ट्री या फर्म या कोई कारखाना लगाती हैं और आप उधर जॉब करते हैं। तो जब वो आके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके साथ भी आपकी कंट्री में इनफ्लो जो है वो बढ़ता है। देन अगेन यूनिलेटरल ट्रांसफ़र फ्रॉम अब्रॉड, जैसे आप अपने अजीज़ो क़ारिब को पैसे भेजते हैं जो बाहर के मुल्क में पढ़ रहे हैं या किसी और मकासद के लिए उनको ख़र्च करने के लिए अगर आप पैसे भेज रहे हैं, तो इसी तरह से दूसरी कंट्रीज़ से भी आपके मुल्क में भी पैसा आता है, वो भी अपने किसी अजीज़ो क़ारिब के लिए या किसी और मकासद के लिए पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। देन स्पेकुलेशन, जैसे आप दूसरे की करेंसी को लेके स्पेकुलेशन करते हैं, इसी तरह से दूसरे ममालिक जो हैं वो भी आपकी करेंसी को लेके स्पेकुलेशन करते हैं, वो भी आपकी करेंसी को होल्ड कर लेते हैं। अब इसका सप्लाई कर्व कैसे बनेगा, इसका सप्लाई कर्व भी ऐसे ही बनेगा जैसे कि एक यूजुअल सप्लाई कर्व बनता है हमारे पास, पॉजिटिव स्लोपिंग सप्लाई कर्व होगा। अगेन यहाँ पर R लिखा है, R रिप्रेजेंट्स रेट, और यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाइड है, आप इसको Q से शो कर सकते हैं। तो ये सप्लाई किसकी है, फॉरेन एक्सचेंज की है। तो जब हमारे पास रेट ज़्यादा होता है तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बढ़ जाती है। सप्लाई क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि लोग सेल करना शुरू कर देते हैं। आपको मैंने बताया था कि उससे पहले लोग होल्ड कर लेते हैं, जब रेट कम था तो बल्कि डिमांड नहीं की थी, उसको होल्ड कर लिया था और इंतज़ार करेंगे कि रेट जो है वो बढ़े। जब रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा तो हम उसको सेल करना शुरू कर देते हैं, इसलिए आपकी कंट्री में उसकी सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और जब रेट कम होता है
तो उसकी सप्लाई भी कम हो जाती है, क्योंकि रेट कम होने पर लोग उसको सेल नहीं करते, उसका अपने पास रख लेते हैं और इंतज़ार करते हैं कि रेट बढ़े और हम उसको तब सेल करें। तो ये रेट कम है मतलब कि डॉलर सस्ता है। जैसे कि अगर मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास जो $1 है वो 185 पाक रुपीज़ का है, तो मैं इसको होल्ड करके बैठी रहूँगी, मैं इसका इंतज़ार करूँगी कि ये रेट कम है। अगर ये रेट मज़ीद कम हो जाता है, $1 जो है मैं कहती हूँ कि 180 का हो जाता है, तो मैं इसकी सेल नहीं करूँगी, मैं इंतज़ार करूँगी कि मैंने 185 रुपीज़ का परचेज़ किया है, तो ये इससे हायर होगा तो मैं इसको सेल करूँगी। तो जैसे जैसे रेट कम होगा हम उसकी सप्लाई को कम कर देंगे, मतलब हम उसको होल्ड करके बैठे रहेंगे। ठीक है जी। देन उसके बाद हमने ये देखना है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है कि डिटर्मिन कैसे होता है। अभी जैसे कि आपको मैं एक साथ एग्जांपल शेयर कर रही हूँ कि हमारे पास जो डॉलर है वो 185 रुपीज़ का है। अगर मेरे पास डॉलर 185 रुपीज़ का है तो किस चीज़ ने डिसाइड किया कि $1 परचेज़ करने के लिए मुझे 185 रुपीज़ देने हैं। तो हम इसके लिए ये कहते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट कब होती है, क्या चीज़ इसको डिटर्मिन करती है, इसकी डिटर्मिनेशन की कंडीशन क्या है कि जब डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएं। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जब इक्वल हो जाएं तो वहाँ पर इसका इक्विलिब्रियम आ जाता है या वहाँ पर ये डिटर्मिन हो जाता है। तो इस पॉइंट पर आपकी डिमांड और सप्लाई जो है वो एक दूसरे के इक्वल आ गए, तो यहाँ पर डिटर्मिन हो जाएगा, रेट डिटर्मिन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर डिसाइड हुआ कि 185 पाक रुपीज़ जो है उसमें हमारे पास क्या क्वांटिटी आ जाएगी, $1 आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर ऐसे ये रेट डिसाइड कर दिया। अगर ये रेट इससे ऊपर जाएगा, मैं ऊपर कोई एक रेट डिसाइड कर लेती हूँ। यहाँ पर अगर मैं कहती हूँ कि ये रेट यहाँ पर बढ़ गया है, R से R1 हो गया है, तो अब इस पर देखो इस रेट पर आपका डिमांड कर्व कहाँ है, ये देखो उसको कहाँ जाके मिलता है, इस पॉइंट पर। तो आपकी डिमांड हो गई, ये डिमांड कर्व को इधर मीट किया, तो आप इसको यहाँ पर आप मार्क कर रहे हैं, तो आप यहाँ से आप निकालेंगे तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पर हो गई। और अब यही रेट सप्लाई को कहाँ मिलता है, तो देखो ये R जो है सप्लाई कर्व को कहाँ जाके मिलता है, इस पॉइंट पर। तो यहाँ से नीचे आप ड्रॉ करेंगे, सो ये आ गया इसका क्वांटिटी सप्लाइड और ये आ गया ओरिजिन। अब अगर आप नोटिस करें तो क्वांटिटी डिमांड कम है और क्वांटिटी सप्लाइड ज़्यादा है, तो आप इस सिचुएशन में बोलेंगे कि R1 पर आपकी एक्सेस सप्लाई है, एक्सेस सप्लाई। और अगर मैं इससे नीचे कम करने की कोशिश करूँ, इसका मतलब है जब तक ये इक्वल नहीं हुई, ये ट्रायंगल जो बन गई है, ये ट्रायंगल इसलिए है, ये गैप इसलिए है कि डिमांड और सप्लाई जो है उनमें गैप है, वो इक्वल नहीं है। तो जब रेट ज़्यादा होगा तो उसको आप एक्सेस सप्लाई बोलेंगे। और अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि रेट कम हो जाता है, R से कम हो जाता है, बड़ा नहीं है, R1 नहीं हुआ, R2 हो जाता है, तो R2 करके देखते हैं। तो अब ये पहले किस कर्व को मिला ये रेट जी, S मीन क्वांटिटी सप्लाइड। अब यही जो पॉइंट है इसी को मार्क कर लेते हैं क्वांटिटी सप्लाइड। अब R2 के लिए ये क्वांटिटी सप्लाइड है, यहाँ पर सप्लाई आ गई है और यहाँ पर मेरे पास डिमांड आ गया है, क्वांटिटी डिमांड। तो अब इस R पर मेरे पास क्या सिचुएशन है, ये R पहले किसको मिला, पहले सप्लाई को मिला और डिमांड को बाद में मिला, डिमांड को बाद में आ रहा है। तो ये सारी सिचुएशन जो है यहाँ पर मैं ये कहूँगी इस R2 पर मेरे पास एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड। आपको इस एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई को मज़ीद डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट आप इसको इस डायग्राम में शो ज़रूर करवाएंगे कि ये ऊपर चला जाए तो उसको एक्सेस सप्लाई कहेंगे और नीचे चला जाए तो आप इसको एक्सेस डिमांड कहेंगे। ठीक है जी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और यही इसकी डेफिनेशन और सारे पॉइंट्स जो हैं ये काफ़ी हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके फर्दर टॉपिक को।